जय गुरु जी संगत जी। सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जो सत्संग है वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस सत्संग है कि मैंने अपनी लाइफ में क्या क्या चेंजेस हुए मेरे, और हर चीज़ के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखते कि मैं आज क्या शेयर करती हूँ, क्योंकि जो ग्रुपा करवाएंगे वही आज शेयर होगा। क्योंकि सत्संग करते वक्त कुछ भी चीज़ें स्क्रिप्टेड नहीं होती। मैं कितनी भी कोशिश करूँ सोचने की, कभी कभी मैं सोचती हूँ कितना लंबा सत्संग में शेयर करूँगी, पर उल्टा हो जाता है। मैं बहुत छोटा करती हूँ, मतलब कुछ नहीं पता चलता। इसमें कोई स्क्रिप्टेड चीज़ नहीं कि पहले से मैं डिसाइड करती हूँ, पहले से मैं लिखती हूँ कुछ भी चीज़ को। नो, ये मैंने हमेशा से नोटिस किया कि अब मैं सोचती हूँ कि छोटा सा होगा सत्संग, कभी कभी मैं मतलब उन बातों को बोलती हूँ जो मैंने सोची भी नहीं है और मेरे माइंड में नहीं है, और तब मैं बैठती हूँ सत्संग रिकॉर्ड करने के लिए, तभी उसी वक्त मैं बोलती हूँ बहुत सारी चीज़ें। ये सारी चीज़ें मैंने नोटिस करना स्टार्ट की कि गुरुपा सच में हमसे बुलवाते हैं कि कौन सी उनकी संगत को किस मैसेज की ज़रूरत है, सिर्फ वही जानते हैं और अन्यथा कोई नहीं। तो ये सत्संग है संगत जी, वो गुरु कृपा से मैं आप सभी के सामने शेयर करने जा रही हूँ कि क्या हुआ था। कि हुआ ये था कि मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में मतलब गुरुपा मेरी लाइफ में आए तो सबको पता है जल प्रसाद की महिमा के बारे में, गुरु जी के जोत की घी की महिमा के बारे में, गुरु जी के चरणों के तिलक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा संगत जो भी मेरी सुन रही हैं, जो गुरु जी को फॉलो करती हैं, बड़े मंदिर जाती हैं, अगर वो जानती हैं, ओल्ड संगत तो जानती है, न्यू संगत शायद ना जाने, तो मैंने क्या क्या अपनी बॉडीज़ में चेंजेस को स्वयं महसूस किया है, मैं उस सभी के बारे में आप सबको बताना चाहती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जल प्रसाद कितनी हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन न्यू संगत जो है ये स्पेशली उनके लिए मैसेज है कि कैसे जो जल प्रसाद था। मैंने अचानक से मैंने रोज़ नहाना स्टार्ट कर दिया था जल प्रसाद से। 6 मंथ्स तक मैंने नहाया उससे, मतलब डेली मैं फॉलो कर पा रही थी, ऐसे गुरु जी की कृपा थी। लेकिन अब वो फॉलो नहीं हो पा रहा। तो जैसे ही मैंने किसी कारणवश मैंने देखा कि मैं 1 महीने से जल प्रसाद से नहीं नहा रही हूँ। 1 महीने से नहीं, कब लगभग 3-4 महीनों से मैं नहीं नहा रही हूँ जल प्रसाद से। तो मैंने देखा जो मेरी स्किन थी एकदम ड्राई हो गई। मतलब पहले हम नहाते थे बहुत लोग, लेकिन अब मतलब फैमिली में जो नहाते थे, क्योंकि जो हमारा मतलब जैसे हम रेंटेड रूम लेते हैं तो हमारा जो बाथरूम था वो रूम से अटैच्ड था, तो जल प्रसाद लेने में कोई दिक्कत नहीं होती। तब सोचते हैं कि बाथरूम के अंदर जल प्रसाद रखना, कैरी करना, मतलब बहुत ज़्यादा मैसी सा लगता है हमें, तो रूम में ही रखते थे, तब तो हो जाता था। लेकिन जब हमने लिया तो रूम और बाथरूम अलग अलग हो गए, एकदम सेपरेट डिस्टेंस था। तो फिर छूट गया नहाना उससे, मतलब पी तो लेते थे लेकिन नहाना छूट गया। लेकिन वो जो घर था जिसमें 6 मंथ्स रहे उसके अंदर हम नहाते थे रोज़, लेकिन हमारी स्किन इतनी ग्लोइंग थी कि कोई कहता कि हमने कौन सा ट्रीटमेंट लिया है। सब इंसानों के ख्याल में यही आता, क्योंकि जो लोग हमारा बारे में बुरा सोचते हैं वो तो सोचेंगे, उनके मन में ज़रूर आएगा कि ऐसा क्या कर रहे हैं हमारी इतनी गलत चीज़ें करने के बाद भी कि इनकी स्किन इतनी ग्लोइंग है। तो आप विश्वास नहीं करोगे कि मैंने खुद से रिजल्ट देखा है अपनी लाइफ में कि मिरर में नहाने के बाद तुरंत जब देखते थे ना तो स्किन एकदम ग्लोइंग। और अब जब से मैंने छोड़ दिया 3-4 महीनों से तो मेरी स्किन एकदम ड्राई हो गई। मतलब कितना भी तेल लगा लो, कितना भी कुछ भी लगा लो, स्किन में कोई इंप्रूवमेंट, एकदम ऐसा लगता है जैसे कि पैरों में झुर्रियाँ पड़ गई, हाथों में झुर्रियाँ पड़ गई, एकदम स्किन एकदम लटकी सी हो गई अपने आप ही, जैसे हम जल प्रसाद बंद किया। तो वैसे इस चीज़ को मैंने देखा, और सेम मेरी मम्मी के हाथों और पैरों में भी यही हुआ है, और फेस में भी एकदम सूख गई है स्किन, एकदम ड्राई हो गया। मतलब सर्दी भी इतनी अच्छे से आई भी नहीं उससे पहले से ही, मतलब 1-1.5 महीने से हम देख रहे हैं, मतलब स्किन एकदम ड्राई, जैसे कितनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है, और तेल लगाने के बाद भी उस चीज़ का असर नहीं हो रहा, ख़त्म। तो समझ नहीं आ रहा, मतलब अब ये चीज़ों का एहसास हो रहा है कि जल प्रसाद कितना इम्पोर्टेंट है, और घी कितना इम्पोर्टेंट है, और गुरु जी के चरणों का चंदन कितना इम्पोर्टेंट है लगाना। वो जब चीज़ों को हम करते हैं तब हमें पता नहीं चलता, जब अच्छा होता रहता है तब हमें पता नहीं चलता, लेकिन जब उस चीज़ को हम करना छोड़ते हैं, किसी कारण से छूट जाता है, लेकिन तभी हमें एहसास होता है कि किसी चीज़ की हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है। तो संगत जी, मैं भी आप सभी से यही निवेदन करूँगी कि जल प्रसाद को ज़रूर नहाइए। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा न्यू संगत को कि क्या चल रहा है, लेकिन जब आप रेगुलर उसे फॉलो करेंगे और जब आप उससे छूटेगा ना तो आपको चेंजेस खुद में खुद समझ में आएंगे। तो हमें लगता था कि सब कुछ बेटर हो गया, स्किन इम्प्रूवमेंट हो गया, ग्लोइंग हो गई है, बॉडी दिखने में अच्छी लग रही है, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन जैसे छूट गया वो किसी कारण में, क्योंकि रूम शिफ्टिंग हुई, बहुत सारी चीज़ें इधर उधर हो गया,
मतलब इधर का सामान उधर में, फिर अचानक से दुकान का सामान को भी लेके आना था, वो भी खाली करनी थी। तो वो सारी चीज़ें हुई। और संगत जी, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ सत्संग के माध्यम से। अभी शायद गुरु पाप बुलवाना चाह रहे हैं, मैं सोच नहीं रही थी कि अभी मैं इस सत्संग को शेयर करूँगी, लेकिन शायद इट्स द टाइम, यही टाइम है शेयर करने का सत्संग को। तो वो जो हमने दुकान ली थी उसमें मैंने और भी बहुत सारे सत्संग में ये सारी चीज़ें शेयर की हैं, ओल्ड सत्संग में भी मेरे। पर फिर से मैं आपको बताती हूँ कि क्या है कि जो हमने हमारी जो दुकान थी वो बीच में पड़ती थी, साइड में से मतलब हमने भी खाने पीने की दुकान की थी और साइड में भी होटल था, और उसके मतलब बीच के मतलब दोनों साइड ही खाने पीने का सिस्टम था। एक तो चाय का स्टॉल था और दूसरी तरफ होटल था। तो जो दोनों चाहते थे वो जो दुकान थी वो खाली ही होती थी, और जिनसे हमने दुकान ली है हमें बाद में पता चलता है कि वो कितने बड़े फ्रॉड हैं। लोग बोलते थे लेकिन हम यकीन नहीं करते थे। सॉरी संगत जी, आवाज़ें आ रही है थोड़ी, प्लीज़ आप उसे इग्नोर करिए। और हम सोचते थे कि कोई बात नहीं, आजकल कौन किसी के बारे में अच्छा बोलता है, आजकल तो बुरे बोलने वाले लोग बहुत मिल जाते हैं। हम ऐसा सोचते थे कि कोई बात नहीं, अगर उसके बारे में बोल रहा है तो हो सकता है ये चाहता हो कि मतलब अच्छा ना सोचता हो, क्या पता उसके बारे में बुरा सोचते हो। क्योंकि आजकल तो बहुत सारे लोग मिलते हैं, आजकल कोई इंसान बहुत कम ही है जो किसी के बारे में अच्छा बोले। आजकल तो कोई भी किसी के इंसान में मुंह उठा के किसी के बारे में कुछ भी बुरा बोल सकता है। तो उसके बारे में बहुत सारे लोग बोलते थे कि दलाल है, लालची है, पैसे खाता है, गुंडा है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें बोलते थे वो जो बगल में जिसकी दुकान चाय स्टॉल। लेकिन हमने बिलीव नहीं किया, और आज पछतावा हो रहा है कि काश हम उस चीज़ पे बिलीव कर लेते तो कितना अच्छा होता। पर हमने बिलीव नहीं किया। हमने वो दुकान ली, स्टार्टिंग में उसके अंदर कोई पानी की फैसिलिटीज़ नहीं थी, कोई टैंक नहीं था उसके अंदर, क्योंकि वो डीलर थे जिनकी दुकान हमने ली थी, और डीलर थे वो जिनकी दुकान हमने ली थी, उनका नाम संजय था, और जिनकी दुकान हमने ली थी वो डीलर थे, और हमने ले ली अपनी दुकान फाइनल की। और उन्होंने मतलब डीलर हैं और उन्होंने वो दुकान अभी परचेज़ भी नहीं किया पूरी तरह से, वो बेचने के लिए हैं। और उन्होंने हमसे इतने सारे रेंटेड पैसे लिए, उनके नाम पे दुकान भी नहीं, लेकिन फिर भी रेंट लिया। चलो हमने लगा कि चलो इनकी दुकान है तो ले लिया होगा, लेकिन शायद उन्होंने अभी ख़रीदी भी नहीं है वो दुकान, और वो पैसे ले रहे हैं हमसे रेंटेड। तो हमने स्टार्टिंग में 1 मंथ में कोई पानी की फैसिलिटीज़ नहीं थी, कोई नालियाँ वगैरह, ड्रेन्स वगैरह की कोई फैसिलिटी नहीं थी जहाँ पे सिंक का पानी जा सके, कोई भी फैसिलिटी नहीं थी। क्योंकि आपको पता है अगर खाने पीने का सिस्टम अरेंजमेंट करना होटल टाइप, तो पानी की रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो वो नहीं था उसमें। तो जैसे चैम्बर खुला, मतलब नलके वगैरह फिट करने के लिए नाली वगैरह खोदना था, कनेक्शन करना था पाइप वगैरह का, तो वो नहीं हो रहा था। बहुत ज़्यादा ट्राई किया, 2-3 दिन मिस्त्री आए, मिस्त्री भी उनके बारे में सेम चीज़ बोलते थे स्टार्टिंग में कि ये पैसे नहीं देते हैं, ये वो। तो हम सोचते थे क्या पता मिस्त्री लोग ऐसे ही बोल रहे हों, मतलब हमने इग्नोर कर दिया, पता नहीं क्यों इग्नोर किया। आज भी उस डिसीज़न पे बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि क्यों इग्नोर किया हमने, और क्यों हमें कुछ पता नहीं चला, पता नहीं। तो हम गुरुजी के सत्संग को भी फॉलो करते, लेकिन फिर भी धोखा खा गए हम। कैसे क्या हो गया कुछ समझ में नहीं आया। हम सोचे क्या पता ऐसे ही बोल रहे हो, हमने उनको भी इग्नोर कर दिया। देखो क्या चल रहा था, मतलब जो होना था वो हो गया, उनको भी इग्नोर कर दिया। फिर 1 मंथ लग गया पूरा का पूरा। अब क्योंकि हम आधा सामान है ना शिफ्ट करवा चुके थे उसके अंदर, शायद यही वजह थी कि हमने इग्नोर कर दिया उस चीज़ को। क्योंकि कहते हैं ना कि जब कुछ भी गलत होने वाला होता है तो वो बहुत फास्ट हो जाता है, और जब कुछ अच्छी चीज़ होने वाली रहती है तो उसमें बहुत लेट लगता है। तो वो ऐसे इतनी फास्ट दुकान ले लिया, और वो 10,000 मतलब गुड़गांव है जैसे शहर के अंदर रेंटेड दुकानें बहुत ज़्यादा होती है, 15,000 20,000, उसका 10,000 था। तो हमने सोचा चलो खर्चा पानी तो निकल जाएगा, रेंट भी निकल जाएगा, तो इसलिए मान गए। क्योंकि मिलती नहीं है इतनी आसानी से, दुकान सारी भरी रहती है ऑलमोस्ट शहरों में। तो हमने हाँ कर दिया, चलो 10-15 10,000 की दुकान है, चलो हो जाएगा। पर हमें क्या पता था कि वहाँ पे आसपास के लोगों की अलग ही प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही है, और वो जो डीलर थे उनकी भी अलग प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है। वी डोंट नो अबाउट एनीथिंग, हम नहीं जानते थे उस चीज़ के बारे में। और गुरुपा ने भी कहा था कि ब्लेसिंग है, जहाँ पे तुम करोगे बिजनेस वहाँ पे ब्लेसिंग है, अच्छा चलेगा सब कुछ। इस बात पे बिलीव किया और आगे हम कंटिन्यूशन में बढ़े, पर सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा कुछ होगा। मतलब गुरुपा ने सही कहा था, लेकिन होता हमारे अंदर, मतलब कोई वहाँ पे नेगेटिविटी नहीं थी कि कोई चीज़ ख़राब हो, लेकिन वहाँ पे जहाँ पे प्लानिंग हो जाए, मतलब होता है ना कि जहाँ पे जेलसी हो जाए वहाँ पे नेगेटिविटी अपने आप आ जाती है। तो जो इंसान थे बगल वाले वो जलते थे, जेलसी फील करते थे, क्योंकि उनको लगता था, क्योंकि जब स्टार्टिंग में हमारा खाना बिकना स्टार्ट हो गया, मतलब 1,000 रुपये की तो तुरंत सेल आराम से हो जाती है अपने आप ही।
एक मतलब कस्टमर्स आते खाने लगे तो 1000 रुपये तो इनकम हो जाती है अपने आप। तो उनको ये लगा और सही भी लगा कि अगर इनका चल गया तो उनको स्पेस चाहिए होता था, क्योंकि उनकी जो दुकान थी बहुत ज़्यादा छोटी थी और वो हमारी दुकान के साइड पे बैठते थे, और जो बगल वाले होटल थे उनकी कार वगैरह पार्क भी हमारे जो बीच में दुकान थी वहीं पे करते थे। वो सोचते थे कि अगर इनका चल गया, क्योंकि मम्मी लेडीज़ से बहुत सारे जेंट्स थे जो बनाते थे खाना वगैरह, तो हमारा क्या होगा। तो उन्होंने प्लानिंग प्लॉटिंग की, लोगों को सिखाया सबसे पहले कि इनका खाना बासी होता है, अच्छी क्वालिटी का नहीं होता। आपको पता है गलत चीज़ों को लोग बिलीव करने के लिए उनको 2 मिनट भी नहीं लगती, चुटकी बजाने से ही सब बिलीव कर लेते। गलत जहाँ किसी को बोल दिया किसी के बारे में तो तुरंत बिलीव हो जाता है। वैसे हमारे साथ भी हुआ, आधा से ज़्यादा लोगों ने बिलीव करना स्टार्ट कर लिया। मुझे कुछ लोग आते थे नहीं छोड़ा, लेकिन जो कुछ लोग आते थे हमने 1-2 दिन किसी कारण से दुकान बंद की, और दुकान करने के बाद उन्होंने क्या किया, रेहड़ी लगवा दी फास्ट फूड की, ब्रेड पकौड़ों को, समोसों की, और फिर उन्होंने धीरे धीरे खाना बनाना भी स्टार्ट कर दिया। मतलब इतना ज़्यादा वो एरिया नहीं था कि इसमें बहुत सारे लोग हो, लेकिन सेलिंग होती थी उनके 1000 की पूरे दिन में, रेहड़ी लगाते थे वो। तो उनसे लगवाया, फिर उन्होंने मतलब हटा दी। मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी हम, क्योंकि हम भी खाना बनाते, वो भी खाना बनाते थे, पूरी हीट अंदर आती थी बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर भी मतलब बर्दाश्त किया, गुरुजी से अरदास की, उन्होंने हटा दी। लेकिन जो कस्टमर्स आते थे फिर किसी कारणवश, पता नहीं क्या ही हमारा समय बुरा था कि फिर से बंद हो गई एक दो दिन के लिए दुकान। तो उन्होंने पता नहीं क्या पट्टी पढ़ाई, लोगों को कस्टमर्स आते ही नहीं थे। और फिर अचानक से मतलब कुत्तों का भी अजीब सा हमने बिहेवियर देखा वहाँ पे। अचानक से वहीं दुकान कर, कभी कभी वो वॉशरूम करते थे, जैसे जगह छोड़ के वहीं पे करते थे वो। अजीब अजीब से हर बहुत बुरी तरह से सूंघते थे दुकान के चारों तरफ। तो हमें लगा नेगेटिविटी है, लेकिन नेगेटिविटी तो जहाँ पे जेलसी है वहाँ पे नेगेटिविटी तो आएगी आएगी। तो हमने देखा उन्होंने पंडित के जाना स्टार्ट कर दिया ताकि हम चले जाएँ, टीका वगैरह लगाने लगे जो आज तक नहीं लगाया था। जैसे हमने डिसीजन लिया कि हम खाली कर रहे हैं तो टीका लगाना उन्होंने बंद कर दिया, वो नहीं गए। तो इसका क्या मैं मतलब समझूं कि वो अगर अपने लिए गए होते तो उनका टीका बंद क्यों होता, कभी नहीं जाते थे वो। तो ये सारी अजीब सी चीज़ें हुई। और उन्होंने मतलब सैटरडे के दिन, और ऑरेंज कलर का उनके माथे पे सिंदूर होता लगा हुआ, वो बोलते कि पूजा की थी। और आज तक हमने कभी नहीं देखा, ना उस दिन कोई फेस्टिवल था ना कुछ था, कुछ नहीं था, नॉर्मल डे था। तो ऐसे भी लोग हैं, किसी को मतलब कमाते हुए खाते हुए देख नहीं सकते। और ख़ासकर संगत जी हमारे केसेस में तो लगता है कुछ ज़्यादा ही होता है। पता नहीं कि ऐसे ऐसे लोग कहाँ से मिल जाते हैं जो ये चाहते हैं कि हम तो कमाए खाए लेकिन कोई और ना खाए। और वो जो डीलर थे उनका जो रेंटेड था पेमेंट क्लियर था, और किसी कारणवश हम नहीं जा पाए उन सामान लेने के लिए। 3-4 दिन मम्मी की हेल्थ इतनी ज़्यादा बिगड़ी और पापा तो गांव में थे, तो हमें लगा कि वो नहीं जाएंगे तो फिर कैसे अकेले मैनेज होगा। तो हमने छोड़ दिया, चलो कोई बात नहीं। क्योंकि वो जो डीलर थे वो दिखाते थे मैं कितना शरीफ हूँ, बहुत अच्छे से वेल बिहेव्ड बातें करते थे, अच्छे से रहते थे। थोड़ा थोड़ा डाउट तो हो गया था जब उनकी हरकतों से, लेकिन हम पहचान नहीं पाए, हमने थोड़ा इग्नोर कर दिया। उसको भी हमने इग्नोर कर दिया, चलो क्या कर सकते हैं, कोई ख़राब है तो क्या ही कर सकते। तो ले लिया, अब चलो हिसाब कर देंगे इनका। फिर डिसीज़न ले लिया हमने कि चलो खाली करेंगे, क्योंकि अब जब कहाँ से घर से पैसे देंगे 10,000 रुपीज़, जब वहाँ से कुछ हो ही नहीं रहा था। राशन अलग वेस्ट हो रहा था, खाना अलग से बर्बाद हो रहा था, बहुत सारी चीज़ें वेस्टेज हो रही थी, बिजली अलग से, बिजली का बिल, रेंट। तो और फिर मतलब हिसाब किताब नहीं बैठ रहा था, इसलिए हमने छोड़ने का डिसीज़न लिया। तो उन्होंने बोला ओके आप कर देना खाली। तो हम सोचा चलो मान गए, 1 महीने पहले इन्फॉर्म कर दिया कि खाली करेंगे पूरा रेंट। हमने फिर ना मतलब 1 हफ्ते दुकान खोली, उसको पूरा मंथ वो बंद ही रही, क्योंकि चलता नहीं था तो मन नहीं करता था। और आपको पता है कोई रेंट लिए बिना छोड़ता भी नहीं हमें। तो रेंट दिया, क्लियर किया। तो 23 को हमारा मंथ कंप्लीट होना था। तो उन्होंने क्या, वो फिर हम सोचे 3-4 दिन किसी हम सोचा था कि कर लेंगे उससे पहले पहले, पैसे भी उससे पहले मतलब दे चुके थे। 23 से पहले सब कुछ हो चुका था, आधा सामान ले भी आ चुके थे घर, आधा बच गया। अभी भी वो दुकान पे ही है सामान। और क्या किया उन्होंने, गेम खेल लिया उन डीलर वाले, जो हमने सपने में भी नहीं सोचा था। और गुरुपा का मैसेज भी आया था कि दबे पैर तुम्हारे घर पे संकट आएगा। तो हम सोच भी नहीं सकते थे संकट ये है, क्योंकि ऐसा कोई अच्छा भला इंसान और वो अपने रंग को बदल ले तो क्या ही कर सकता है इंसान। तो उन्होंने क्या किया मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले उन्होंने फ़ोन किया और बोला कि है ना आप चाबी लेके आ जाओ, मतलब आ जाओ, मुझे आपको मतलब हिसाब किताब क्लियर कर लेते, जो बिजली का बिल बचा हुआ था वो आप दे देना। तो मम्मी को लगा हुआ चलो, उस दिन मम्मी की तबीयत ठीक भी थी, कल की बात है ये 27 की। तो मम्मी को लगा 3-4 दिन एक्स्ट्रा हो गया, कोई बात नहीं, इनमें क्या, कौन सा हम यूज़ कर रहे हैं उस दुकान में, कौन सा वो रेंट लेंगे नहीं लेंगे।
तो उन्होंने क्या बोला, आते ही बोल दिया कि मुझे आपसे 7,000 चाहिए, और उनका बिजली का बिल था 2400। और उसमें हमने अधिकतर जो चीज़ें, दुकान तो थी बंद, फिर उतना बिजली का बिल कहाँ से आया, 1 या 2 महीने का था वो, लेकिन हमने दुकान बहुत ज़्यादा दिन, 2 महीने में हमने दुकान मुश्किल में, तो शाम को ही खुलती थी दुकान, क्योंकि मम्मी की हेल्थ एकदम से इतनी ज़्यादा बिगड़ गई जो हमने सोचा नहीं था। शाम को ही वो दुकान खुलती थी अधिकतर बार पूरे दिन वो बंद भी होती थी, शाम को खुलती थी। और एक फ्रिज था और एक मिक्सी थी। इतना मतलब बिल आप घर में भी रखोगे तो नहीं आएगा इतना बिल। तो उन्होंने बिल भेज दिया, तो मैं बोले चलो अरेंजमेंट हो गया, दे देंगे इनका बिल। 2400 था। फिर अचानक से पूरा 2400 था उस दिन तक का, जब जिस दिन तक तो हमने दुकान खोली थी, और हमने दुकान तो अधिकतर 1 हफ्ता ही खोली होगी, 1 महीने में। और इतना ज़्यादा बिजली का बिल कहाँ से आया। तो फिर वो बोलते कि 3500 है बिजली का बिल। अब 2400 से आप सोच कर देखो, 3500 1000 रुपीज़ उन्होंने कितना इंक्रीज़ कर दिया। और दुकान हमने खोली भी नहीं है, उसके अंदर हम गए भी नहीं है, बंद है वो। उसके अंदर 1000 रुपीज़ उन्होंने इंक्रीज़ कर दिया, और उन्होंने बोला 23 को नहीं, आपका 18 को महीना कंप्लीट हुआ था। और उन्होंने, उस बंदे ने एक बार भी फ़ोन भी नहीं किया हमारे पास कि आपका मंथ कंप्लीट हो चुका है। एक होता है ना कि मकान मालिक का ही फ़र्ज़ होता है, जिनका भी जो भी प्रॉपर्टी की आपका ये हो चुका, आप अपना सामान हटा लीजिए, इतना सबको बोलेगा इन्फो में। ऊपर से वो इंसान झूठ भी बोलते हैं कि हमने आपको फ़ोन किया है, हमने तो आपको बहुत सारे फ़ोन किए थे, आपने उठाया नहीं, इट्स योर फॉल्ट, उन्होंने ये भी कह दिया। और हमने पूरी हिस्ट्री चेक कर ली, उनका कहीं पे कॉल नहीं था, कहीं पे कुछ नहीं था। उन्होंने बोले इतने रुपीज़ चाहिए, और उन्होंने मतलब पूरे 10 डेज़ का रेंट एक्स्ट्रा लिया है। 10 डेज़ का रेंट भी, बिजली का बिल मिला के भी बनते हैं उनके 5733 रुपीज़, लेकिन वो मांग रहे हैं 7,000। मतलब 10 दिन से भी ज़्यादा का उन्होंने रेंट ले लिया, और दुकान हमारी सी बंद, हमने कुछ यूज़ नहीं किया। और महीना 23 को कंप्लीट होता है, बल्कि उन्होंने 18 को बोल दिया 18 को कंप्लीट है। उन्होंने इतना गेम खेल दिया, और जब हमने सोचा भी नहीं था। अब देखते हैं कि ऐसे ज़्यादा षड्यंत्रकारी इंसान से गुरुपा हमें कैसे बचाएंगे। मतलब बचाना तो उनको ही है, कैसे बचाएंगे वो, और वो क्या करेंगे। अब तो देखते हैं कि वो क्या करते हैं। अब तो सब कुछ उन पर ही छोड़ दिया है, क्योंकि ऐसे इंसानों से निपटना हमारी बस की बात नहीं है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। मैं आपसे अगले सत्संग में संगत जी ज़रूर शेयर करूँगी कि क्या हुआ, क्योंकि ऐसे इंसान के बारे में सोचा भी नहीं था, और ये सब हो गया, कुछ पता नहीं। लेकिन गुरु पागा तो सब कुछ पता है, हमेशा से वो सब जानते हैं। तब देखते हैं वो क्या करते हैं। अब तो सब कुछ उन पे ही छोड़ दिया है, अब उन्हीं को सब कुछ करना है। संगत जी, इस सत्संग को मैं यहीं पे विराम करती हूँ। पता नहीं ये सत्संग मैंने अभी ही क्यों शेयर कर दिया, क्योंकि मैं इसको बाद में करने वाली थी, गुरु जी के मतलब डिसीजंस के बाद ही, लेकिन पहले ही कर दिया मैंने शेयर। पता नहीं किस संगत के लिए कौन सा मैसेज है, मुझे नहीं पता। इस सत्संग को वहीं पे विराम करती हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी।